हमारा असली घर कहाँ है। इस बात को आज अच्छी तरीके से समझेंगे कि हमारा असली घर कहाँ है, जहाँ वाकई में हम बैठे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा घर कहाँ है। आदमी नई गाड़ी खरीदता है, कार, बाइक, तो उद्घाटन करवाता है, लोगों को बुलाता है, फूल पत्ती चढ़ाता है, मिठाई बांटता है और कुछ खिलाता भी है, या वरना प्रसाद बांट के काम चला लेता है या भोज कराता है। जैसे आज यहाँ गृह प्रवेश में आए हैं, मकान का उद्घाटन, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आदमी पहुँचता है कि आज के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में नया घर बनाता है, नए घर में प्रवेश होने जा रहा है। तो आप और हमको आज अच्छी तरीके से समझना है कि सचमुच में हमारा असली घर कहाँ है। शरीर के लिए मिट्टी, पत्थर और ईंट के मकान बनाए जाते हैं, ये सबको मालूम है। और आपकी बिहार की बात करें तो यहाँ कम से कम 70-80% घर बांस के घर हैं, बांस से, बल्लियों से, और वो खदर, एक घास फूस की, इस तरीके से झोपड़ी जैसे ये घर बनाए जाते हैं। अधिकतम जो कोसी अंचल में आते हैं, जहाँ खतरा मंडरा रहा है, कब कोसी का कहर टूट जाए, वहाँ कई बरसों से इस तरीके से मकान बनाए जाते हैं। ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अब पक्के मकान बनने लगे हैं, ईंट पत्थरों के, सरिया सीमेंट के, लोहा और बांस, बल्ली या सागौन के दरवाजे वहां पर लगाए जा रहे हैं। बड़े खूबसूरत डिजाइनर घर बनाए जा रहे हैं, मार्बल टाइल्स लगाए जा रहे हैं, मतलब अच्छे घर बनाए जा रहे हैं। क्या ये घर जिसको हम बनाते हैं, ये घर हमारा है? आखिर असली घर कहाँ है? हर बार हम सवाल करते जाएंगे आपसे कि आपका असली घर कहाँ है। इस बात को बहुत बारीकी से आज समझना है। मिट्टी के घर को भी समझना है, यानी शरीर के लिए जो घर बनाए हैं, इसे समझना तो है। लेकिन इसे समझ जाएंगे तो आपका जो असली घर है वो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये घर कम से कम 100 बरस का बनाया जाता है। गौर से सुनिएगा तो समझ आएगी मेरी बात। आदमी एक जमीन खरीदता है, जमीन का टुकड़ा खरीदता है, प्लेन जमीन होती है या गड्ढा वाला जमीन है, तो उसमें मटेरियल भर के उसको बराबर जमीन के लेवल का लाता है, या आसपास रोड है तो और उसके ऊपर ले जाने के लिए और मिट्टी डलवाता है। रोड इतनी हाइट की है तो हमारा घर और ज्यादा ऊंचा हो। ये सब करने के बाद नींव की खुदाई करता है, नींव निकालता है, दीवारें खड़ी करता है, चौखट लेंटर तक जाता है। अभी समझ में आ रहा है कहाँ रहेगा आदमी? दीवार में आदमी रहता है। सोचिएगा, घर बनना शुरू हो गया है, नींव में आदमी नहीं रहता है। कीड़े मकोड़े और बाकी इस तरीके के कुछ जानवर हो सकते हैं जो नींव में रहे, लेकिन आदमी नींव के अंदर या नींव में नहीं रहता है। दीवार खड़ी किया है, दीवार में आदमी रहता है। सोचिए, खिड़की, खिड़की में भी नहीं रहता है। दरवाजे, दरवाजे में भी नहीं रहता है। सीढ़ी बनाता है ऊपर जाने के लिए, 2-4 मंजिल का बना रहा है तो छत पर जाने के लिए सीढ़ी पर भी नहीं आदमी रहता है। आदमी कहाँ रहता है? 4 दीवार खड़ी करता है और कमरे बनाता है, उसमें दरवाजे हैं, खिड़की है, अलमारी भी दिया है, रोशनदान यानी वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर भी दिया है। कहाँ रहता है? इतना जो नाम गिनाया मैंने, दरवाजा, खिड़की, दीवार, वेंटिलेशन, अलमारी, आदमी रहता कहाँ है? विचार कर रहे हैं? दिमाग काम कर रहा होगा आपका। यहाँ कहीं नहीं रहता आदमी। आदमी कहाँ रहता है? सोचो जरा। आपने घड़ा को बनते देखा है कुम्हार के यहाँ। मिट्टी को आदमी पैरों से रौंदता है और बढ़िया मिला करके एक घड़ा बनाता है, चाक पर रख करके। अब घड़ा बनना शुरू हो गया। समझिए, ये घर और घड़ा एक ही चीज के अलग अलग नाम है। घड़े में पानी होता है, घर में आप होते हो। ये अलग बात है कि बाढ़ आ जाए तो घर में भी पानी घुस जाता है। तो घड़ा बनना शुरू हो गया है।
इसको समझेंगे तब समझ में आएगा कि आप रहते कहाँ हो। अभी तक कोई बता सकता है आप कहाँ रहते हो घर के अंदर? जितना मैंने नाम लिया शायद वहां तो रहते नहीं हैं आप, इसीलिए मैं घड़े का उदाहरण बता रहा हूँ। घड़ा आप देखते हैं बनते हुए कुम्हार के यहाँ चाक पर रख दिया गया है। मिट्टी का घड़ा बनना नीचे वाला हिस्सा बनता है, पेंदी वाला बॉटम वाला हिस्सा। अब आधा बन गया घड़ा, मतलब कमर तक घड़ा आ गया। उसके बाद फिर गर्दन तक जा रहा है कुम्हार बनाते बनाते, फिर मुंह भी बनाता है। अब आप सोचिए, घड़े में पानी मुंह में होता है, गर्दन में होता है, कि जो बड़ा सा पेट जैसे बना है पेट की दीवार में होता है। कहाँ होता है पानी? पानी कहाँ रहता है बोलो जी? बीच में। लेकिन उसको तो बनाया नहीं। ये और आश्चर्य की बात है, जहां पानी ठहरेगा उसे दुनिया का कोई कुम्हार नहीं बनाता है, कोई नहीं बना सकता है। उसे बनाया ही नहीं जा सकता है जहां पानी ठहरेगा। पानी को रोकने के लिए नीचे का हिस्सा, पेट, दीवाल, गर्दन सब बनाता है, लेकिन पानी जहां ठहरेगा उसे कुम्हार नहीं बनाता है, वो ऑटोमेटिक बनता है। अब आप समझिए, ऐसा ही आपका घर है। जिस घर को आप बना रहे हैं, चाहे जो लगा लो, इटली का टाइल्स ले आओ, अमेरिका का फानूस लेके आइए, जापान का वो टॉयलेट बाथरूम सीट लेके आओ, और कहीं विदेश का कोई और सिस्टम और कोई बढ़िया चीज लेके घर को सजा लीजिए। अरबों खरबों रुपए का घर बनवाते हैं लोग। जैसे अंबानी का घर है एंटालिका, ये घर है। किसी का घर का नाम मन्नत है, किसी का घर का नाम जलसा है। भारत में अमिताभ बच्चन साहब ने अपना घर का नाम जलसा रखा है। शाहरुख खान जैसे आदमी ने, हीरो हैं जो, वो मन्नत रखा है। और भी लोग बनाते हैं। गांव में भी नाम रख देते हैं अपने बाप के नाम पर, दादा के नाम पर, अपनी जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, बेटे के नाम पर घर रखते हैं। लेकिन जिस घर को आप बनाते हैं, जो भी आप बनाते हैं अपने मिट्टी के हाथों से, उसमें आप नहीं रहते हैं। घर का वो हिस्सा जहां आप ठहरते हैं, न वो दीवाल है, न जमीन है, न छत है, न खिड़की है, न अलमारी है। वो खाली जगह जिसको घेर दिया गया है, उसी खाली जगह में आप रहते हैं। बात समझ में आई अच्छी तरीके से? जहां आप रहते हैं वो खाली जगह का नाम है। इसी चीज को पकड़ना है आज। आपका असली घर है वो शून्य स्थान, वो खाली स्थान जहां आप रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, डोलते हैं। दीवाल के अंदर कोई घुसता नहीं है। दीवाल में जगह भी नहीं है कि आप घुस के उधर से आर पार निकल जाओ। दीवाल में घुस करके बैठने की भी जगह नहीं है। यहाँ तक कि आप दरवाजे पर भी नहीं बैठते हैं। कुछ पल बैठ लेते हैं, लेकिन वहां पर उसे अपना घर नहीं मानते। दरवाजा बंद कर दिया जाता है, लोग अंदर रहते हैं, या बाहर जाना हो तो लॉक करके बाहर निकल जाते हैं। तो असली घर चार दीवालों के बीच और छत तथा जमीन के बीच जो खाली जगह है, वो असली घर है। ऐसे ही असली घर क्या हुआ आपका? जब आपका मन बिल्कुल खाली हो गया है, आप नहीं हैं, तब असली घर में पहुंचते हैं आप। जब तक आप अपने की याद कर रहे हैं, जब तक आप खुद की याद कर रहे हैं, बेटे की, बहू की, मकान की, दुकान की, बिजनेस की, खेती की, बाड़ी की, धंधे की, तब तक आप अपने घर में नहीं होते हैं। अपने घर में मतलब शून्य। शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में ये साखी कहा है। साखी मतलब गवाही, साक्षी, गवाह, प्रमाण है ये कि आपका असली घर क्या है। शून्य सहज मन सुमरते। जब आपका मन शून्य है, कैसे शून्य है? रात में। रात में जब आप सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो बड़ी ऊर्जा मिलती है आपको। पूरा आपका बॉडी जैसे गैराज में चला गया है, गैरेज के अंदर डाल दिया गया है, पूरा रिपेयरिंग हो रहा है, टूट फूट मरम्मत सब किया जाता है। जैसे गाड़ी जो खराब हो गई है, ऑयल फेंक रहा है या कार्बन दे रहा है या कई नट बोल्ट ढीले पड़ गए हैं,
इतनी खराबियां आ गई हैं गाड़ी को, तो गाड़ी को गैरेज में डाल दिया जाता है, पूरा मैकेनिक उसका मरम्मत कर देता है, फ्रेश करके वापस सौंपता है। ऐसे ही रात में हम सोते हैं तो पूरा सिस्टम का ओवरहालिंग होता है। क्यों? गहरी नींद में है, आप सपना भी नहीं देख रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, सारा करना बंद है, शरीर निश्चेष्ट मुर्दा जैसे पड़ा है, मन भी एकदम चुपचाप पड़ा हुआ है, मन है ही नहीं, शरीर है, सांसें चल रही हैं, आप जिंदा हो, मरे नहीं हो, लेकिन जिंदा हो बावजूद इसके कुछ भी नहीं कर रहे हो, और शरीर एकदम ऊर्जा से भर रहा है, एनर्जी मिल रही है, आनंद झर रहा है, शांति अनुभव हो रहा है। और सवेरे जब उठते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी ताकत रहती है। सवेरे उठ के जो काम करना चाहो आप कर सकते हो। सुबह उठिए, पानी पीजिए और फ्रेश हो गए, मतलब सुबह उठ के आपका टॉयलेट स्टूल पास हो गया, तो इतनी ताकत आती है कि आप चाहो तो हिमालय पर्वत को उठा करके लंका में शिफ्ट कर सकते हो। नेपाल में हिमालय पर्वत है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर की हाइट, जो दुनिया की सबसे चोटी है। इतनी ताकत होती है आपके पास कि उठा के उसको लंका ले जा सकते हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? अच्छी नींद आई, सुबह टॉयलेट से निवृत्त हो गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद जो मर्जी आए काम कर सकते हो। इतनी एनर्जी कहाँ से आई? रात में आप चुप रहे, शांत मौन, अपने में रहे, अपने घर में रहे, अपने सेंटर में थे, मुख्य केंद्र में थे। वहीं दूसरी तरफ रात भर लड़ते रहे आप, कोई झगड़ा हो गया घर में, दंगा फसाद चल गया, तो रात भर लड़ाई तू मैं चल रहा है। किसी ने ऐसा गंदा बोल दिया सबके बीच में कि वो लगता है जैसे हथौड़ी मार रहा है, खोपड़ी में टन टन दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, लड़ाई झगड़ा तू मैं, नींद नहीं है, गंदा बोल दिया, खोपड़ी में हथौड़ी चल रही है, नींद नहीं आ रही है, वहीं डीजे बज रहा हो भयंकर कान फोड़ू तो नींद नहीं आती, और सवेरे आप जगते हो तो बाल बिखरे हुए हैं, मजा किरकिरा है, चेहरे में हवाइयाँ उड़ रही हैं, कुछ भी सुहाता नहीं है, अनसुहाता, पेट भी जाम हो जाता है, टट्टी भी नहीं उतरती है, ये हालत हो जाती है आदमी की। वही नींद आने पर सब कुछ एकदम आराम से और इजी, अत्यंत आनंद, आनंद ही आनंद है। आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में, क्या खाक छानता पगले दुनिया की बेकार में, आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में। इस तरीके से आप आनंद से भर जाते हैं। ये हुआ कुछ नहीं करने और कुछ करने पर कितना फर्क आता है। यही जिंदगी का असली रूप है। आप घर में रहेंगे, दिन भर घर में भी नहीं रहेंगे, जो भी जिम्मेदारी है वहाँ निकल जाते हैं, खेत खलिहान में, बिजनेस व्यापार में, नौकरी धंधे में, और खेती बाड़ी में निकल जाते हैं, जहाँ भी जो भी रोजगार है आपका, दो पैसे आना चाहिए तो आदमी निकल जाता है। और ऐसे भी जो माँ बहन बेटियां घर में रहती हैं, सास या बहू वगैरह, वो भी कहीं गौठान चली जाती हैं, बकरी मुर्गी पाले हैं तो उनको ठिकाने लगाना है, भोजन देना है, बकरा है, गाय है, बैल है, भैंस है, जो भी है, उनका चारा डालना है, धुलाई करना है, गोबर हटाना, ये सारा काम। दिन भर आदमी घर में नहीं रहता है। अब आप सोचिए, आपको खाली जगह में रहना है, ऐसी जगह में रहना है जहां मन आपका खाली है, शांत है। आज दुनिया की सारी समस्या है आदमी का मन, दिन भर मन चल रहा है, मन रुकता ही नहीं है। जैसे मोबाइल, आज मोबाइल के बारे में सब जानते हैं। मोबाइल में पचासों नहीं, लाखों एप्लीकेशन खोलने की क्षमता है, इतने ताकत के मोबाइल आज आ गए हैं। सैकड़ों एप्लीकेशन ऐप खोल सकते हैं। किसी को कार्टून देखना है तो वो कार्टून चैनल ऑन कर दिया बच्चे के लिए। अब बच्चा स्कूल चला गया तो वो सीरियल देखना है उसकी मम्मी को, तो सीरियल चालू कर देती है। सास भी कभी बहू थी। अब मम्मी रसोई में लग गई, बच्चा स्कूल चला गया है, अब उसका पति, उसको मोबाइल मिल गया है तो वो क्रिकेट मैच देख रहा है, तो वो कोई हॉट स्टार या जियो स्टार चालू कर लेता है, सोनी लाइव चालू कर लेता है, सोनी लीव चालू कर, मतलब जो खेल खिलाड़ी वाले
एप्लीकेशन चालू कर लिया। अभी फिर कोई आया एक आध आदमी, वो नाचने गाने वाला है, फिल्म का शौक है तो वो खोल लेता है। एक साथ 10-25 एप्लीकेशन खुले रहते हैं मोबाइल के अंदर। और कई बार ऐसा होता है कि कई एप्लीकेशन खुले होने की वजह से मोबाइल हैंग हो जाता है। उसको कितना ठोको, टच करो, वो हिलता डुलता नहीं है, कुछ नहीं होता है, बस जाम लग गया उसमें, भयंकर जैसे लॉक हो गया। तो क्या करना पड़ेगा अब? सारा एप्लीकेशन चालू हैंग हो गया है। अब क्या करना पड़ेगा? तो फिर वो बटन स्विच ऑफ करने का दबाना पड़ता है, बाजू से कस के दबाओ और पूरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर जब चालू होगा तब फिर फ्रेश मालूम पड़ेगा मोबाइल को। फिर जो एप्लीकेशन चालू करना चाहोगे, जो देखना चाहोगे, आप देख सकते हो। मोबाइल में एप्लीकेशन चालू करके आदमी बंद करना भूल जाता है तो मोबाइल हैंग हो जाता है। सोचिए, एक मशीन भी बता देती है कि भैया इतना सारा खोल रखा है दरवाजा, इतना सारा घमासान चल रहा है मोबाइल के अंदर। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक जाम हो जाती है और अचानक ग्रीन लाइट जलने पर चारों तरफ के लोग दौड़ने चढ़ चढ़ एक दूसरे पर चढ़ने शुरू हो जाते हैं। कई बार टक्कर खा जाते हैं, मारा मारी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। यही हाल आपके मन का है। मन में इतने सारे एप्लीकेशन खोल लेते हैं आप। कभी बहू के बारे में सोच रहे हो कि बहू ऐसी है, जब से आई है एक दिन उसकी सब्जी ठीक से नहीं बनी। कभी नमक ज़्यादा, कभी तेल ज़्यादा, कभी मिर्च ज़्यादा, कभी सब्जी में दम नहीं है, मतलब बेस्वाद सब्जी बना रही, ये सोच रहे हो आप। कभी उसके घर वालों के बारे में सोच रहे हो, अपने समधियाने के बारे में इस बहू को उसकी मम्मी ने बीए कराई और डिग्री हासिल करवा दी है, खूब पढ़ाई लिखाई, मगर सब्जी कैसे बनाना है ये नहीं बताई। अब उसकी मम्मी को कोसने लग गए। इसी बीच कहीं उधार लिए हैं उसकी बात, वो भी ओपन हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद कहीं पेशी मुकदमा है उसकी याद कर रहे हो। इसी बीच कोई और घर में तू तू मैं हो गया, बच्चा चिल्लाया। कितने सारी चीजों को आदमी लेके चल रहा है एक दिमाग के अंदर। दिमाग एक मोबाइल है, एक डिवाइस है। आपके खोपड़ी के अंदर भी तमाम न्यूरॉन्स चलते हैं, संदेश वाहक सिस्टम लगे हुए हैं, पतली पतली तंतु है, धागा है। ये जब आदमी संभाल नहीं पाता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो आदमी का दिमाग भी हैंग हो जाता है। कुछ भी नहीं सोचता है, उसकी आंखें बटन जैसी दिखती रहती हैं। सोचना विचारना ठप हो जाता है। आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे फिर आदमी पागल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। कभी अपने ही कपड़ा फाड़ रहा है, कभी गंदी नाली में गिरा है, कभी गोबर के पास पड़ा हुआ गोबर को हाथ से पकड़ रहा है, मार रहा है, फेंक रहा है। जो मर्जी आए चिल्ला रहा है, रो रहा है, बक रहा है। ये आदमी की हालत है आज। पागल हो जाता है आदमी तो समझ में आता है कि आदमी पागल है। पागल पन को हम जान जाते हैं कि आदमी पागल है। दिखता है वो चिल्ला रहा है, बक रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, रो रहा है, अकेले में हंस रहा है। लेकिन आदमी जो पागल नहीं है दुनिया के तौर पर देखने में, लेकिन अपने अंदर सोचो कितना पागलपन भरा हुआ है। इस पागलपन को क्यों आदमी बंद नहीं करना चाहता? और मंदिर जा रहा है, चर्च, गिरजा घर और ऐसे और कहीं देवालय में जा रहा है, धर्म स्थान में जा रहा है, कहीं गंगा में डुबकी लगाने जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, बड़े बड़े गुरुओं के पास जा रहा है, मत्था टेक रहा है, तस्वीरों की पूजा कर रहा है, अगरबत्ती जला रहा है। कोई शिव चर्चा वाला है तो जागो जागो महादेव, जागो जागो महादेव गा रहा। कोई संत महत वाला है तो बोल रहा है बोलो सदगुरु महाराज की जय बुला रहा है। वो उसी में माता हुआ है, मगर अपनी खोपड़ी बंद नहीं कर रहा है। कोई राधा स्वामी में है तो वो जहां बता दिया उसी को रट्टा मार रहा है। कोई गात्री परिवार में है तो ओम भूर भुवः स्वः ये श्लोक याद कर रहा है, उसी में लगा हुआ है। उसके अर्थ को पूरा एक एक शब्द व्याख्या कर रहा है, लेकिन अपने भीतर उस अर्थ को देखा जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। इतनी मत मजहब और परंपरा है कि आदमी वहां घुस जाता है, अपने को निकाल नहीं पाता है। अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको संभाल नहीं पाता है। इसीलिए आदमी बढ़िया धर्म में जुड़ करके भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। आपने ऋषि मुनियों के बारे में
सुना है पुराने जमाने में, विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे बड़े बड़े ऋषि और ब्रह्मर्षि, कोई बात आती थी तो लड़ जाते थे और एक दूसरे को श्राप दे देते थे, अभिशाप देते थे, मतलब जहर उगलते थे। परशुराम जैसे क्षत्रियों को काट डाला। तो ये सब घटनाएं जो ऋषि महर्षियों के साथ हुआ है, ये इसीलिए हुआ है कि उन्होंने अपने मान्य धर्म ग्रंथों को तो पढ़ा, परंपरा की बातों को समझा और जो गुरु ने बताया उसे भी जाना, लेकिन अपने को नहीं संभाल पाया। आदमी के जो आंखें हैं, आदमी की आंखों में गुरु और ग्रंथ का ऐसा मोतियाबिंद छा जाता है कि आदमी समझता नहीं है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि आप कहीं भी जाइए, जिस परंपरा में, जैसे कबीर पंथी हो, ठीक है, कबीर आश्रम जाइए, कबीर साहब के बीजक को पढ़िए, और ऐसे भी जिस परंपरा में है वहां के मान्य ग्रंथ को पढ़िए, गुरुजनों से मिलिए, समझिए। लेकिन असली काम क्या करना है? अपने मन पर, अपने विचार पर। जब तक आप खाली नहीं होंगे, जब तक कि आपके एप्लीकेशन खुले रहेंगे, आपको शांति नहीं मिलने वाली है। और अभी अभी हमने देखा है कि घड़ा में जो खाली जगह है, वैक्यूम, शून्य में ही पानी भरता है। ऐसे जब तक आप शून्य नहीं होंगे, आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि मैं एक साधु नहीं हूं, मैं साधु भी नहीं हूं, साधु तो बस काम चलाऊ है, आश्रम संभालना है, गुरु हैं, इसके लिए हम साधु संत फकीर कहलाते हैं। एक्चुअल में हम साधु नहीं है, साधु से भी परे हमारी स्थिति है। साहब ने कहा भी है ना, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु, हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। उसी की बात हो रही यहाँ पर। हद को छोड़ देना है और बेहद को भी छोड़ देना है। हद बेहद दोनों से परे, वही असली साधु है, असली फकीर है, असली संत है। उसी स्थिति में आपको आना है। इसीलिए आज मत मतांतरों में लड़ाई चलती है। आप कहाँ से आते हो? कबीरपंथी हैं तो आपके यहाँ नहीं जाते हैं। आप कहाँ से हो? संत मत वाले, तो हाँ चलो। अब शिव चर्चा वाले संत मत में नहीं आएंगे, संत मत वाले शिव चर्चा में नहीं जाएंगे। शिव चर्चा और संत मत वाले दोनों कबीर पंथ के आश्रम या उनके चर्चा में नहीं जाएंगे, कबीरपंथी वहां नहीं जाएंगे। ये बड़े लेवल पर चल रहा है, क्योंकि आदमी अटका हुआ है। लेकिन जो शून्य है, जो अपने को नाचीज कर लिया है, जो शून्य को जानता है, खाली जगह को जानता है, वही असली घर है आपका। क्योंकि इसको प्रकृति ने भी आपको बता दिया। मैंने बताया कि रात में सोते हैं तो ना स्त्री रह जाते हैं, ना पुरुष रह जाते हैं, न पंडित, न पुरोहित, न मुल्ला, न मौलवी, न ईसाई, न बौद्ध, न सिख, न हिंदू, न मुसलमान, कुछ भी नहीं रह जाते हैं। आप सिर्फ आप ही रह जाते हो। उसे कुछ भी नाम दे दो, जीव कहो, चेतन कहो, वो भी नहीं रहता है। अपने आप में ठहर गए हो, तब अपने में हो, उसके उसको नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये काम आपको जीते जी करना है, जागते हुए। रात में प्राकृतिक रूप से हम मौन हो जाते हैं, अपने केंद्र में होते हैं, लेकिन आपको जीते जी अपने केंद्र में होना होगा। ये कैसे होगा? जीते जी अपने सारे एप्लीकेशन को, जो खोपड़ी के अंदर चल रहे हैं विचार, उसको बंद करने आना चाहिए। वरना जो तोड़ फोड़ हो रहा है, भयंकर लड़ाई हो रही है, जैसे अभी आपने देखा पूर्णिया में लोगों ने मिल करके 5 लोगों को जिंदा जला दिया रात में। ये क्यों होता है ऐसी चीजें? क्योंकि मन इतना सक्रिय हो जाता है, मन इतना उद्वेगित हो जाता है, आवेग में आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फिर आदमी ऐसे जघन्य अपराध करता है। अभी एक लड़का जो अभी अभी शादी किया था, अभी यही बिहार की ही घटना है, एक लड़के जिसने अभी अभी शादी किया था, उसकी पत्नी आई थी, अभी कुछ दिन ही बीता था कि उसने अपने पति के जीभ को काट दिया, फेंक दिया काट के जीभ को, और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गया जीभ काट करके। ये हो रहा है इस देश में। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिसका जिक्र किया जाए। क्यों हो रहा है ये? आदमी अपने साथ बैठता ही नहीं, अपनी आत्मा में लौटता ही नहीं, अपने अस्तित्व को जानता ही नहीं। बस जो विचार आए उसे लगता है कि मुझे यही पसंद है, बस उसी में बह रहा है। आदमी बह रहा है विचारों में। किसी को मीठा खाने का शौक है,
उसका शुगर लेवल 400 जाए चाहे 500 मर जाए, लेकिन वो मीठा खाना नहीं छोड़ रहा है। ऐसे ही तेल मिर्च मसाले जो खाने वाले हैं, खतरनाक, जो जहर खाने के आदी हो गए हैं लोग, डिब्बा बंद पैकेट बंद हार्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, मतलब फैक्ट्री फूड या डेड फूड, वो मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं जहर से। कैंसर भी हो जाएगा लेकिन नहीं, किसी को एड्स हो जाएगा लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। मतलब आदमी का लालच जहाँ घुस गया है, वो विचार नहीं करता, सोचता नहीं, अपने को कंट्रोल में नहीं लाता। और इसीलिए इतना खोपड़ी फोड़ प्रतियोगिता चल रही है, मारा मारी। आदमी को आज आदमी नहीं समझा जा रहा है, गाजर मूली के तरीके से काटा जा रहा है। सब जानते हैं आप, वो जो ड्रम कांड हुआ था, नीला ड्रम कांड, कहाँ हुआ था? मेरठ में। मेरठ में जो नीला ड्रम कांड हुआ था, जहां पर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत को लंदन से बुलाया बर्थडे में, और उसके ही पैसे से जो 50,000 भेज रहा था, ड्रम खरीदा, चाकू खरीदा, जहर खरीदा, सीमेंट खरीदा। जब वो आया तो अपने किसी यार साहिल शुक्ला के साथ मिल करके, प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को बेहोश कर दिया, मारा उसको, बोटी बोटी काट के ड्रम में भर करके सीमेंट से पैक कर दिया। ये देखिए आज घोर कलयुग आ रहा है। इसीलिए आज अपने को देखना है, समझना है, ठंडा दिमाग का होना है, अपने भीतर बैठना है, शून्य में आना है। जब तक ये नहीं होगा, इसके लिए अच्छे सदगुरु की तलाश करिए जो जानकार है। ऐसा नहीं है कि आप जिसको मानते हो उसी के पास जाओ, जो सचमुच में जानकार है, ठंडे दिल दिमाग का है, समझदार है, आपको गहराई से समझा रहा है, अच्छे ज्ञानी गुणी साधना संपन्न सदगुरु के निकट जाओ, जो बता सकता है कि आपको अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे स्थिर करना है, कैसे एप्लीकेशन को जो ऑन हो गया है, जो विचार चल रहे हैं बेतरतीब, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। इस तरीके के विचार नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तो आपका कभी भला नहीं होने वाला है। इसीलिए साहब ने कहा, शून्य सहज मन सुमरते, प्रकट भई एक जोत, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। एकदम सरल है, शून्य सहज मन सुमरते, मतलब मन को एक ऐसी अवस्था में ले जाओ जब मन शून्य हो जाए। ये थोड़े से अभ्यास से हो जाता है, बहुत कुछ नहीं करना है।